गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टीजीटी सोशल स्टडीज की ये क्लास है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। जो भी नए बच्चे हैं, अगर टीजीटी सोशल स्टडीज का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है बैच पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी हुई है, आप कॉल कर सकते हैं सीडीएस के ऑफिशियल नंबर पर। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। राहुल, गुड आफ्टरनून। जो भी बच्चे कनेक्ट हो गए हैं एक बार जुड़ जाइए क्लास के साथ। देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। जो बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में चलती है। बहुजन समाज पार्टी जिसे बीएसपी कहते हैं शॉर्ट में। तो बीएसपी के फाउंडर कौन है, मतलब किसने स्टार्ट की, बहुजन समाज पार्टी किसने स्टार्ट की। ये पूछे गए प्रश्न है आपके, पूछे गए प्रश्न है आपके एग्जाम में, बहुजन समाज पार्टी किसने स्टार्ट की। केंद्रीय विद्यालय में ये प्रश्न आया था, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में भी आया था। ठीक है, बताएंगे सभी। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, बी आर अंबेडकर, मायावती और काशीराम। तो ध्यान रखना, देखिए काशीराम इसका सही आंसर है। काशीराम। करंट में जो अध्यक्ष हैं वो मायावती हैं। ठीक है, लेकिन जो फाउंडर हैं बहुजन समाज पार्टी के वो काशीराम हैं। ठीक है, याद रखना है ये आपको, काशीराम। ठीक है राहुल, करेक्ट है आपका। भूमिका का भी करेक्ट है। आगे देखिए, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। निम्न में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। किसके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे सभी। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? राहुल का आंसर आया है, और भी बताएं सभी बच्चे। तो ध्यान रखना बेटा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करेगा ये कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। और इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट्स टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। यानी कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? कुओ वारंटो, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस, सर्टेरियो। क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, हबियस कॉर्पस, सर्टेरियो। कौन सी रिट जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा? अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाए तो व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बताएंगे सभी।
तो ध्यान रखना बेटा, हबियस कॉर्पस, इसका सही आंसर होगा हबियस कॉर्पस। ठीक है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाता है, अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाता है और उसको रिहा कराने के लिए कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी की जाती है। मोना शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपकी फर्स्ट क्लास है। पीछे जो क्लासेस हो चुकी हैं, एक बार आप समय निकालकर एक एक दो दो क्लासेस देख लीजिए, तो चीजें कवर हो जाएंगी। उन्हें आप कई बार देख सकते हो। लाइव बैच का फायदा ये है कि जो क्लास लाइव हो जाती है वो पास्ट क्लास में जाके सेव हो जाती है और पूरे एक साल तक आप उन क्लासेस को देख सकते हो। तो पीछे की क्लास देखना शुरू कर दीजिए आप, और आगे जो चल रही है लाइव वो तो चलती रहेंगी। ठीक है, ये सब कुछ कवर कराया जा गया है आपको क्लास में। अगर जिनने क्लास अच्छे से देखी है वो सभी आंसर दे पा रहे हैं। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, भारत का संविधान गणतंत्र है क्योंकि यह प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, प्रोवाइड्स फॉर एन एडल्ट फ्रेंचाइज, कंटेन्स बिल ऑफ राइट्स, हैज नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स। भारत का संविधान गणतंत्र है। प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। इसका मतलब क्या है, भारत का संविधान गणतंत्र है। क्यों, क्यों गणतंत्र है? क्योंकि यहां वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कोई चीज नहीं चुनी जाती, वंशानुगत नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो इलेक्शन से चुना जाता है, वंश के आधार पर नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, तो हैज नो हेयरडेटरी एलिमेंट्स, वंश के आधार पर कोई पद नहीं है। नहीं राहुल जी, ये याद रखेंगे बेटा, वंश के आधार पर कोई पद नहीं है। इलेक्टेड पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वंश के आधार पर कोई पद नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ चुना जाता है, वंश के आधार पर नहीं होता। द जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, देखिए, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि चेयरमैन कौन होगा ज्वाइंट सिटिंग का। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से तैयार हो गया, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है वो आपसे पूछा गया है। तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है प्रेसिडेंट और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने की पावर राष्ट्रपति के पास है और उसका अध्यक्ष कौन बनता है? जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही उसका अध्यक्ष बनता है। आगे देखेंगे, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान में भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, मतलब कितने क्षेत्रों से लोकसभा में सांसद चुनकर आते हैं, वो टोटल कितने क्षेत्र हैं भारत में? भूमिका, राहुल, मोना, अगर कोई आइडिया हो तो बताएं।
तो ध्यान रखना 543 इसका सही आंसर है। ठीक है, 543 सीटों पर इलेक्शन होता है लोकसभा का, यानी कि लोकसभा में 543 मेंबर आते हैं चुनकर इलेक्शन के थ्रू। पहले 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, एग्लो इंडियन जिसे कहते थे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने। तो जितनी सीट है 543 सभी का इलेक्शन होता है। क्लियर? तो वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको पता है जो संविधान सभा है, संविधान सभा, इसको काम दिया गया था संविधान बनाने का। संविधान बनाने का काम दिया गया था। दूसरा, 1952 से पहले संविधान सभा मिनी पार्लियामेंट का काम करती थी। मिनी पार्लियामेंट का काम करती थी, क्योंकि पहले जनरल इलेक्शन भारत में 1952 में हुए थे, जो लोकसभा बनी थी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर नहीं बेटा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा। रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग? 8वां देखिए, विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन इंडिया। कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो भारत में मानव की तस्करी, तस्करी यानी कि मानव की खरीद फरोख्त, उसको प्रतिबंधित यानी कि रोकता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है राहुल का। क्लियर है? मोना शर्मा का गलत हो गया। राहुल का आंसर आया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सही है बिल्कुल आपका। और बच्चे भाई सभी आंसर देंगे। तो ध्यान रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव तस्करी को रोकता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके, जिसकी स्थापना की गई थी, किस योजना पर आधारित था ये, किस प्लान के आधार पर संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, उसको अधिनियमित किया गया? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस और थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किसके द्वारा? मोना शर्मा भी बता रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना 1946, इस पर आधारित था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
के द्वारा संविधान बनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। किन बच्चों ने सही आंसर दिया है? अगला देखिए, पंचायती राज का मतलब क्या होता है? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है लेकिन पूछा गया है आपके एग्जाम में। पंचायती राज का मतलब क्या है? पंचायती राज का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, स्टेट पावर। तो पंचायती राज का मतलब ही है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्ति एक जगह पर केंद्रित ना हो, अलग अलग जगह पर शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सभी के पास पावर होनी चाहिए, किसी एक के पास नहीं। किसी एक के पास होगी तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फेडरेशन? कौन सा एक संघवाद का तत्व नहीं है? संघवाद, कौन सा एक संघवाद का तत्व नहीं है? कौन सा एक संघवाद का तत्व नहीं है? बताएंगे सभी। ओके, लास्ट वाले का आंसर था। राहुल मैं चेक कर लूंगा इसको, है ना। अभी आप आंसर दीजिए, कौन सा इनमें से संघवाद का तत्व नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान में, बिल्कुल होता है। फेडरेशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बाई कैमरल यानी कि द्विसदनी व्यवस्था होती है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। संघवाद वाली व्यवस्था में एकल नागरिकता नहीं होती, डबल सिटीजनशिप होती है। तो संघवाद का ये एकल नागरिकता तत्व नहीं है, क्योंकि संघवाद में एकल नागरिकता नहीं होती, वहां डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि यूएसए में चलता है, राज्य की नागरिकता अलग होगी और देश की नागरिकता अलग होगी। तो यूएसए फेडरल कंट्री है, ठीक है, संघवादीय देश। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है? बताएं राहुल, मोना, भूमिका। भारत में जो पॉलिटिकल पावर है वो कहां से आती है? संविधान से, सुप्रीम कोर्ट से, भारत के लोगों से, या पार्लियामेंट से?
तो ध्यान रखना, जो पॉलिटिकल पावर का मेन सोर्स है इंडिया में वो है भारत के लोग। भारत के लोग, यहां से पावर आती है, यही चुनते हैं ना सभी को। तो सी सही हो जाएगा। द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन टू वोट इज कॉल्ड, सभी नागरिकों को मतदान करने का अवसर, इसे क्या कहा जाता है? सभी नागरिकों को मतदान करने का अवसर है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सरकार, नागरिक सदाचार, सार्वभौमिक मताधिकार, लोकतंत्र। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सरफरेज, ये क्या है कि एक निश्चित आयु का व्यक्ति, एक निश्चित आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज। 12वीं का सी, 13वीं का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रिवीजन करते रहिए सभी बच्चे। हु डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में अगर कोई राजनीतिक दल बनता है, भारत में अगर कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसका जो चुनाव चिन्ह होगा, चुनाव चिन्ह, ये उसको कौन अलॉट करता है, कौन आवंटित करता है? पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, या पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन कमेटी, या इलेक्शन कमीशन, या पॉलिटिकल पार्टी की गवर्निंग कमेटी। तो चुनाव आयोग जो होता है भारत का, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हर पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह अलॉट करता है। भारत में कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज अ डेफिनेट फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। कहां पर है? संसदीय सर्वोच्चता, जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम हो। पार्लियामेंट सुप्रीम हो, कहां पर होती है पार्लियामेंट सुप्रीम? सर्वोच्च। पार्लियामेंट सर्वोच्च कहां होती है? राहुल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भूमिका सी बता रहे हैं। 14वीं का, 15वीं का आंसर दें सभी। यूके, वेरी गुड। यूनाइटेड किंगडम में बेटा जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम होती है। कहां पर होती है? यूनाइटेड किंगडम। तो यूके इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट किया है यूनाइटेड किंगडम के बेस पर, और वहां पर इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहते हैं। तो हम कहते हैं कि भारत ने वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट को अपनाया है। ठीक है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज अ स्लोगन रेज्ड बाई, ये जो स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये कौन सी बैंक का स्लोगन है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था इकोनॉमिक्स। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किसका स्लोगन है ये? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, यूटीआई बैंक। एसबीआई का है, वेरी गुड। एसबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। एसबीआई का सिंबल होता है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। हालांकि प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स बताने वाले, इनसे अगर काम करवाने जाओ ब्रांच में,
तो ये कहकर काम को टाल देते हैं कि अभी लंच का टाइम है, लंच के बाद आना, या चाय पीने जा रहा हूं, चाय पीने के बाद आना। और चाय ये 10 मिनट का काम, 5 मिनट का काम ये 1 घंटे में करके लौटते हैं एसबीआई के कर्मचारी। कौन कौन गया है एसबीआई में बताइए? और किसको लगता है कि बहुत लेट काम करते हैं, टालते बहुत ज्यादा हैं? स्मार्ट मनी इज अ टर्म यूज्ड फॉर, इनमें से कौन सी वो मनी है जिसे स्मार्ट मनी कहते हैं? इसमें से वो कौन सी चीज है जिसे स्मार्ट मनी कहते हैं? इंटरनेट बैंकिंग, बैंकों में एफडीआर, क्रेडिट कार्ड और बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है। विच सेक्टर कंस्टिट्यूएट्स द मैक्सिमम शेयर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? तो भारत की राष्ट्रीय आय है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था, ये राष्ट्रीय आय है वो 3 सेक्टर से मिलकर बनी होती है बेटा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज्यादा भागीदारी, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का होता है भारत की राष्ट्रीय आय में? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या सभी का बराबर बराबर होता है? तृतीयक क्षेत्र को भी सेवा क्षेत्र कहते हैं बेटा, सर्विस सेक्टर। इसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, या इसी को उत्पादन क्षेत्र कहते हैं, और इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इन तीनों में से किसकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है राष्ट्रीय आय में? सी बता रहे हैं, सेवा क्षेत्र, वेरी गुड। टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र, इसका योगदान सबसे ज्यादा है। अगला देखेंगे, व्हाट इज ओपन स्काई स्कीम? ओपन स्काई योजना क्या है? पहला ऑप्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की। दूसरा फ्री इकोनॉमी पॉलिसी है, तीसरा टैक्स फ्री पॉलिसी है, डी इनमें से कोई नहीं। ओपन स्काई स्कीम क्या है? ओपन स्काई स्कीम क्या है? सभी बताएंगे ओपन स्काई स्कीम। सी बता रहे हैं, टैक्स फ्री पॉलिसी। तो ध्यान रखना बेटा, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होती है उसकी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। तो ए सही हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर मापक है? अगर हमें आर्थिक विकास को मापना है तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो बेहतर माना गया है? अगर हमें देश के आर्थिक विकास को मापना है तो किसको ध्यान में रख के हम देश के आर्थिक विकास को मापेंगे? एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को, या निर्यात के आकार को, या
ग्रामीण खपत को या राष्ट्रीय आय को? मोना शर्मा, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करें आप। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? राहुल नेशनल इनकम बता रहे हैं। तो बेटा बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आय सही आंसर हो जाएगा इसका, किसी भी देश की आर्थिक विकास को मेजर करने के लिए। ज्यादा नेशनल इनकम होगी यानी कि आर्थिक विकास अच्छा है, कम नेशनल इनकम होगी आर्थिक विकास कम है। Which of the two employment program are being merged in newly introduced Prime Minister's Employment Generation Program? नए शुरू किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में दो रोजगार कार्यक्रमों में से कौन सा कौन कौन से को विलय कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था? पहला पीएमआरवाई एंड एनआरईपी, दूसरा एनआरईपी एंड आरईजीपी, सी पीएमआरवाई एंड आरईजीपी, और डी इनमें से कोई नहीं। पीएमआरवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। कौन सी दो योजनाएं हैं जिनको मर्ज कर दिया गया था? 20 का डी बता रहे थे। 21वां प्रश्न है आपके सामने। तो ध्यान रखना बेटा, पीएम आर वाई प्लस इसमें जोड़ दिया गया था आर ई जी पी, इनको मर्ज कर दिया गया था किसमें? जो नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये सी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी उसमें से जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, मेन टारगेट क्या था? ए डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योगों का विकास, बी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास, सी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का विकास, डी डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, बंदरगाहों का विकास। बताएं सभी। वेरी गुड भूमिका, कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। राहुल का भी आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। करेक्ट करेंगे सभी। अगला क्वेश्चन, 3 एनुअल प्लान वर लॉन्च्ड बिटवीन, मतलब 3 वार्षिक योजनाएं लॉन्च की गई थी। 3 वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के टाइम पर 3 एक एक साल की योजनाएं लॉन्च की गई थी, तो वो कौन से समय पर की गई थी? वो कौन से समय पर की गई थी बताएं।
तो ध्यान रखना, प्लान हॉलीडे हमने आपको पढ़ाया था, प्लान हॉलीडे। उस समय 3 साल में एक एक साल की वार्षिक योजना लॉन्च की गई थी। वो समय था 1966 से लेके 69, 1966 से लेके 1969 तक का वो समय था। इसे प्लान हॉलीडे कहा गया। तो बी सही हो जाएगा। ठीक है। हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? 23 का भी बिल्कुल सही बता रहे हैं भूमिका, राहुल भी सही हैं। अब बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या यूनाइटेड नेशंस, या यूएनसीटीएडी? कौन करता है जारी मानव विकास रिपोर्ट? तो यूएन करता है बेटा, यूनाइटेड नेशंस। ये जारी करता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंक रेट है, जो मैंने आपको पढ़ाई है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, बैंक रेट है, उसको अगर कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या असर पड़ेगा इनमें से? भारतीय रिजर्व बैंक, हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, जैसे कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब होते हैं रेट टूल्स होते हैं। तो उसमें जो बैंक रेट है, वो अगर आरबीआई के द्वारा कम कर दी जाती है, यानी कि दर परसेंट में कम कर दी जाती है, तो कहां असर पड़ेगा? बाजार में अधिक तरलता आएगी, यानी कि पैसा, बाजार में अधिक पैसा आएगा। दूसरा, बाजार में कम पैसा आएगा। तीसरा, कोई बदलाव नहीं होगा। चौथा, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स का मोबिलाइजेशन होगा। तो अगर आरबीआई के द्वारा बैंक रेट में कटौती कर दी जाती है, तो असर कहां दिखाई देगा? भूमिका गुप्ता 25वें का ए बता रहे हैं, और आंसर दें। ठीक है, राहुल का भी आ गया आंसर। और बच्चे भाई जो आंसर देना चाह रहे हैं जल्दी से दें। चलिए ध्यान रखेंगे, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, बाजार में पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर रेट कम हुए तो लोग ज्यादा से ज्यादा ब्याज, ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेने जाएंगे बैंकों के पास। और बैंकों को भी कर्ज आसानी से मिल रहा है कम रेट पर, क्योंकि आरबीआई के द्वारा रेट कम कर दिए गए हैं।
ठीक है, तो बैंक भी आसानी से लोगों को दे पाएंगे, तो हर व्यक्ति के पास कर्ज आसानी से पहुंच सकेगा, तो बाजार में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? ये सारे 25 क्वेश्चंस जो है आपके पिछले टीजीटी सोशल स्टडीज के एग्जाम में पॉलिटी और इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ही टॉपिक की तैयारी करें, रिवीजन करें। ठीक है जी, अगली जो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी उसमें हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स की थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन इकोनॉमी का हो गया, अब थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा आगे की क्लासेस में, जो अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।